अप्रॉक्सीमेटली अगर 100% इंजीनियर्स की बात करें तो 40 to 50% ऑफ द इंजीनियर्स को जॉब मिलती है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स को जॉब देने वाली एकमात्र इंडस्ट्री दैट इज आईटी इंडस्ट्री। शॉकिंग फैक्ट ये नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री इतने ज्यादा लोगों को जॉब देती है, बट शॉकिंग फैक्ट ये है कि 68.88% ऑफ द पीपल को जॉब देने वाली इकलौती इंडस्ट्री है दैट इज IT industry in India. In short, not just CS, IT या AI related branches, but also the core branches that is civil, mechanical, electrical, ये सभी branches भी एक टाइप का livelihood देती है that is IT industry. But ऊपर से सब चीजें अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि IT industry में बिल्कुल भी खामियां नहीं है। This is the most dirty industry as well. IT industry की बिल्कुल खामियां निकालने से पहले ये जानते हैं कि IT industry होती क्या है एक्चुअल में। तो बेसिकली IT industry कुछ पैरामीटर्स पे काम करती है, डेवलपमेंट हो गया, आईटी सर्विसेज देना हो गया, डेटा को मैनेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। तो बेसिकली द डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कि आप अगर वेबसाइट डेवलप कर रहे हो या फिर ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो जितने भी एप्स या फिर ये जो वेबसाइट में आप वीडियो देख पा रहे हो दैट इज youtube.com एज वेल एज जो यूट्यूब का ऐप है, ये सब एक आईटी इंजीनियर्स या फिर बोला जाए तो आईटी इंडस्ट्री के व्यक्ति ने ही बनाया है। अब इस पर भी स्पेसिफिकली जा सकते हैं कि इस पर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाते हैं, फिर इस पर और डिटेल जाएंगे तो थोड़े से इंटरफेस एंड एक्सेट्रा थिंग आ जाएगी, पर ब्रॉड में बोला जाए तो ये आईटी इंडस्ट्री का काम होता है। नाउ नेक्स्ट टर्म रहता है दैट इज द आईटी सर्विसेज। ये इंडस्ट्री क्लाइंट्स को देती है सर्विसेज की, जैसे कोई वेबसाइट है तो उसमें कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं या फिर समथिंग कुछ कस्टमर्स को दिक्कत आ रही है या फिर किसी क्लाइंट को दिक्कत आ रही है, तो ये सब काम भी एक तरह का आईटी इंडस्ट्री है। इन शॉर्ट में बोल दूं तो एक टाइप का मैनेजमेंट ऑफ द वेबसाइट भी आईटी इंडस्ट्रीज का ही काम रहता है। बाकी एक और थिंग रहती है इन द आईटी इंडस्ट्री जो इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं पाती, दैट इज द बीपीओ। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जितनी भी चीजें हम अभी तक बात करते हैं दैट इज डेवलपमेंट, आईटी सर्विस देना, ये थोड़े से फ्रंट एंड वाला पार्ट है, बट एक फिल्म का जितना इंपॉर्टेंट एक एक्टर भी रहता है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे बैक साइड ऑफ द या फिर कैमरा के पीछे वाले व्यक्ति भी रहते हैं, दैट इज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एज वेल एज पर्दे के पीछे वाले व्यक्ति। ये सब होते हैं एचआर, अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा थे। पूरे चीजें मिला के आईटी इंडस्ट्री या फिर आईटी कंपनी को चलाती। आईटी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया की 7 to 8% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूशन में आईटी इंडस्ट्री का सिंगल हैंडेडली काम है। और अगर सिर्फ एमएनसी को अगर हम करते तो ये नंबर और बढ़ जाएगा, बट स्पेसिफिकली हम एक आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इवन सिर्फ एक्सपोर्ट से, नॉट जस्ट ऑन द बिजनेस ऑफ द इंडिया में ही अपने क्लाइंट्स को बेचते हुए आईटी इंडस्ट्री बिजनेस करे, बट एक्सपोर्ट से चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, इजराइल हो या फिर एटसेट्रा जो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है वहां से भी इन्हें बिजनेस मिलता है फ्रॉम द एक्सचेंज रेट या फिर एक्सपोर्ट रेट दैट इज करीब 247 बिलियन डॉलर्स, और ये एस्टिमेटेड अमाउंट है करीब 2023 का। तो आप समझ रहे हो कि ये वाली इंडस्ट्री कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है ऑन द जीडीपी। बट ये जीडीपी के साथ साथ एक चीज और कंट्रीब्यूट करती है, आईटी इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री सिंपल बोला जाए तो एक रियल टाइप ऑफ जॉब दे देती कि आप एक डायरेक्ट जॉब ले सकते हो कि आप एक से कुछ स्किल्स आती है और आपसे कुछ काम आता है तो आप उस इंडस्ट्री में जाते हुए अपनी जॉब वगैरह करते हो जिसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। बट ये तो एक डायरेक्ट जॉब है जो सब लोग जाते हैं, बट एक और जॉब होती है दैट इज द इनडायरेक्ट जॉब्स। नाउ इनडायरेक्ट जॉब्स क्या होती है कि जैसे कोई भी आईटी कंपनी उसको कहीं ना कहीं ऑफिस की जरूरत है या फिर एक टाइप का रेंटेड ऑफिस की जरूरत है, तो यहाँ पर रेंटेड ऑफिस के लिए एक टाइप का कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो रियल एस्टेट में हो, और रियल एस्टेट वाले को भी इसी वजह से बिजनेस मिलता है कि उनका जो रेंटल इनकम है वो इस वे पे आ रही होती है कि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं फॉर द आईटी इंडस्ट्री। तो इनडायरेक्टली रियल एस्टेट वाली जो फील्ड है उनको भी काफी बिजनेस इस वजह से मिलता है। इवन द पीजी एंड एक्सेट्रा थिंग कि कोई व्यक्ति जैसे अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द इंदौर और वो जाता है मुंबई, बेंगलुरु, तो वहां पर जो भी एक्सेट्रा पीजी का खर्चा हो गया या रेंटल ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉय, वो सब चीजों से भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जॉब मिल रही होती है। ये इंडस्ट्री अदर इंडस्ट्रीज को भी फिनोमिनल तरीके से ट्रांसफॉर्म करी है। और सबसे बेसिकली मेन बात बोला जाए तो एडुकेशन हो गया, क्योंकि एडुकेशन आज की डेट में बहुत ज्यादा एडवांस चला गया है, चाहे आप ऑनलाइन लर्निंग की बात करो चाहे कहीं और की बात करो। आईटी प्रोफेशनल से जस्ट लाइक कुछ कंपनीज जस्ट लाइक फिजिक्स वाला अनअकैडमी, इन्होंने एक रेवोल्यूशन ले आए और इसका क्रेडिट इन कंपनीज को जो जाता है, बट आईटी इंजीनियर्स जो इस पूरी कंपनीज के बैक एंड में काम कर रहे होते हैं। एज वेल एज नेक्स्ट बैंकिंग वाली जो फैसिलिटी जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था टू द
जनरल पब्लिक वो सब चीज़ें भी ऑनलाइन एप्स एंड एक्सेट्रा थिंग से क्रेडिट एंड डेबिटिंग होती है। और इससे सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, जैसे लाइक गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम एक्सेट्रा थिंग, जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ ईजियर कर दिया ऑन द यूपीआई बेसिस। हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा एक टाइप का डेवलपमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ द IT इंजीनियर्स की। जो चीज़ शायद तक डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, वो सब चीज़ें मशीन्स कर पा रही है, या फिर IT का एक बैकएंड में काम रहता है, जिस वजह से काफी डेवलपमेंट हेल्थ केयर में भी देखने मिले। अब इन सब चीजों से देख के लगता है यार कि IT तो इतनी ज्यादा बूम पे चल रही, इतना अच्छा काम कर रही कि उन्होंने हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट इज द 3 पिलर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एज वेल एज बैंकिंग। इसमें तो सब चीजें अच्छा है, बट अगर आप सोच रहे हो कि ये सब चीजें बहुत अच्छी, तो आप बिल्कुल सही हो। बट एक चीज सोचना भूल जाते हो, जो भी व्यक्ति इधर पर काम कर रहे हैं उनकी लाइफ कैसी है, फिर एक्चुअली में व्हाट इज द डार्केस्ट रियलिटी ऑफ IT इंजीनियर, डार्केस्ट रियलिटी ऑफ IT इंडस्ट्री। बट उस पर जाने से पहले एक चीज मैं बोलूंगा, सिंस आप बहुत ज्यादा सही ऑडियंस हो एज वेल एज यू आर द लवली ऑडियंस जो मेरी वीडियोस को बहुत तरीके से देख पा रही है, तो आई विल आस्क वन थिंग, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल। क्योंकि ये चीज आपके लिए फ्री, बट इट्स मोटिवेट्स मी अ लॉट। और एज वेल एज हम बहुत ज्यादा करीब होना चाह रहे हैं टू द रोड टू द 10,000 सब्सक्राइबर। तो आपके करने से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि एक के सब्सक्राइब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक के करने से सब्सक्राइब हम बहुत जल्दी इस मार्क तक पहुंच जाएंगे। एंड आई थिंक आप बहुत आसानी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लोगे। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो ऑफ द डार्केस्ट रियलिटी, ना 2010 से आज तक आपको क्या लगता है कितनी महंगाई बढ़ी है या फिर इन्फ्लेशन राइज हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एक्सेट्रा मिनिस्ट्री, उनका कहना है कि हमारी कंट्री में करीब करीब 6% ऑफ द इन्फ्लेशन आना चाहिए फॉर द स्मूथ इकोनॉमी। बट ये जो इन्फ्लेशन है वो 6% फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड है, बट ये आज की डेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है फ्रॉम 8 to 9%। बट अगर हम सिंपल वे में भी बोले कि 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति की 3 लाख सैलरी है, तो उसकी करीब करीब सैलरी 4,50,000 या 65,000 तक पहुंच जानी चाहिए। किसी भी IT कंपनीज की जो लोअर सैलरी रहती है, दैट इज 3 या फिर 2.5 लाख पर एनम, उनकी भी सैलरी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, सिर्फ आप मान के चलो कुछ % ही बढ़ा है। जस्ट लाइक TCS हो गया या फिर इंफोसिस हो गया, सबकी सैलरी समथिंग 3.5 लाख से लेके 4 के बीच में रहती है। ये लोअर लेवल है। अगर आप थोड़े अलग लेवल पे जाओगे, दैट इज 8 लाख, तो उनकी भी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। तो इतनी कम सैलरी क्यों है इंडस्ट्री में? बिकॉज हमारे यहाँ की जो IT इंडस्ट्री वो नॉट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी पे ज्यादा फोकस होता है, बट जो भी टॉप क्रीमी लेयर है उनके लिए होता है। बाकी सब जो लोअर लेवल पे आते हैं, जो भी एम्प्लॉयज आते हैं एज IT इंजीनियर या फिर IT इंडस्ट्री में, वो सबको बहुत ज्यादा मास रिक्रूटर के तौर पर रखा जाता है कि सीधे सीधे 100-150 बच्चे सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं। तो इस वजह से इतना ज्यादा अमाउंट पे किया जाता है, तो इनकी जो सैलरी है वो बहुत कम रहती है। इतने ज्यादा व्यक्तियों को आप उठा लिया जाता है, तो आप ये समझ लो कि उस ऑफिस में या फिर उस इंडस्ट्री में या फिर पर्टिकुलर कंपनी में उन जो भी एम्प्लॉयज है उनकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोअर वेज पाने वाले एम्प्लॉयज हैं। तो इसी वजह से जो भी उनका सीनियर रहता है, जस्ट लाइक मैनेजर्स हो गया, सीनियर्स हो गया, वो उनका बिहेवियर कभी भी अच्छा नहीं रहता। रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत से एम्प्लॉयज, बेसिकली बात करें तो MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत से जो मैनेजर है बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं वर्कर्स को वर्क करने के लिए, कि वो कभी भी किसी भी टाइम पे जस्ट लाइक 9 PM या फिर 10 PM या 12 PM पे फोन करके बोलते कि यू नीड टू मेंटेन द टारगेट। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है इस इंडिया में। He is not a president, he is not a vice president. Sir, we came from JEE campus, from K12 segment, right? हमें यहाँ पे वर्ड मिला कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें सरवाइव करने का मौका मिलेगा। ইন্দ্রদেব আশীর্বাদ করেছে, অ্যাকাউন্ট খুলে গেছে তোমার ব্রাঞ্চে। তুমি কি করেছো মামা? তুমি কি করেছো মামা? হ্যাঁ, কতদিন চলবে হাওয়ায় হাওয়ায় হাওয়া হাওয়াই? बट उनका जो जॉब टाइमिंग दैट इज 9 to 5 हो चुका है, पर तब भी मैनेजर इतना प्रेशराइज करते हैं कि आपको डेडलाइंस मैनेज करने, उन्हें फोर्स किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप काम करें, भले आपका जो भी टाइमिंग है वो ओवर हो गया हो या नहीं हुआ हो, आई वांट द रिजल्ट। क्योंकि मैनेजर्स के एक थिंकिंग आ चुकी है या फिर सीनियर्स को एक थिंकिंग आ चुकी है कि ये जो व्यक्ति है इसको मैंने बहुत सस्ते में आई है ये कंपनी में, दीज आर द लोअर वर्कर्स, तो इन पे मैं अपनी दादागिरी चला सकता हूँ या फिर अपने जो भी टारगेट्स है उनके ऊपर थोप सकता हूँ। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैनेजर्स के ऊपर भी ऊपर से टारगेट्स आते हैं, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे कि किस तरह से टारगेट्स रहते हैं, क्या डेडलाइंस रहती है। इस तरह से अगर कोई चीज आती है तो कहीं ना कहीं किसी भी एम्प्लॉय में सिर्फ एक चीज आ जाती है कि आई नीड टू कंप्लीट माई टास्क, आई नीड टू कंप्लीट माई टास्क, और वो जो टास्क है वो कभी कंप्लीट भी नहीं हो पाता। तो जो भी व्यक्ति जो भी उस पैकेज पे उठा हुआ रहता था, ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय रहता था, वो इतना ज्यादा प्रेशराइज ले चुका है वर्क का कि उसकी जो क्रिएटिविटी है या फिर सिर्फ एक बोला जाए तो उसकी प्रायोरिटी सिर्फ एक चीज बन जाती है
कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, उसका ये टास्क कंप्लीट करने के बाद उसके पास एक टाइमिंग नहीं मिलती कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच पाए फॉर द कंपनी, फॉर द वेल बीइंग, या फिर खुद के लिए एक पर्टिकुलर वे में। तो एक जगह सुना था कि क्या होता है कि नॉट जस्ट द मैनेजर पर क्लाइंट्स को भी इतना सुपेरिटी मिल चुकी है कि बात ही नहीं कर सकते। जो भी कंपनी का मैनेजर वो सीधे ये जाके बता रहे हैं हम लोग ये हैं, हम लोग पर्टिकुलर XYZ कंपनीज है, हमारे अंदर 500-1000 एम्प्लॉयज है एंड दीज आर द मास रिक्रूटर के तौर पे आए हैं और ये बहुत ज्यादा हमारे पास बहुत ज्यादा वर्क फोर्स है ना। इस तरह का इंप्रेशन जब क्लाइंट के पास जाता है तो क्लाइंट भी सोचता है कि इतने सारे लोग हैं तो इनकी इतनी ज्यादा वर्थ इट नहीं है, फिर इनसे आता कुछ ज्यादा नहीं है, तो इनके ऊपर एक टाइप का मैं डोमिनेंस कर सकता हूँ। और सेम विथ कि क्लाइंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एम्प्लॉयज को अलग अलग टाइम जोन में जाते हुए बात करनी पड़ती है कि अगर इंडिया का टाइम जोन है कि अब आप पर्टिकुलर व्यक्ति इंडिया में, कोई व्यक्ति हो सकता है फॉरेन को, बट जब वो फ्री होगा तब आपको बात करना है। और वो जो टाइम जोन है, हो सकता है अमेरिका में सुबह के 6 बज रहे हो, वो फ्री है तो आपको वो 12 बजे उठा दे या फिर समथिंग किसी भी टाइम पे उठा दे, और बाय डिफॉल्ट आपको उनका कॉल पिकअप करना पड़ता है क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं। अब कि कोई भी कंपनी जस्ट लाइक अगर फ्रेशी वे में बोला जाए तो कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट करती है ऑन द प्लेसमेंट वाला साइड, तो सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी में आते हो तो आपको साइन किया जाता है, दैट इज द बॉन्ड, कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक रहेंगे, मतलब आपको मिनिमम 2 इयर्स 5 इयर्स देना पड़ेगा इस कंपनी में। बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक कल्चर या फिर टॉक्सिसिटी, ये व्यक्ति अगर वो चाहे तो वो उस बॉन्ड को तोड़ सकता है, बट बॉन्ड तोड़ने का सबसे बड़ा इशू ये हो जाता है कि आपको पूरा सैलरी तो पे नहीं करनी पड़ती क्योंकि लेबर लॉस ये नहीं कहते आपके ऊपर जितना भी उस कंपनी जितना आपके ऊपर खर्चा किया बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग उतना अमाउंट आपको कंपनी को वापस देना पड़ेगा अगर आप ये टर्म्स तोड़ते हो। बट इन द सेंस कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं रहता, तो वो सीधा सीधा वो जितना भी डिमांड करते कि आपको 10 लाख देना पड़ेगा अगर आप नौकरी छोड़ते हो या फिर कम बॉन्ड तोड़ते हो, और वो पर्टिकुलर व्यक्ति दे देते। बट लेबर लॉज यही कहते हैं कि आप अगर पर्टिकुलर कंपनी में हो तो कंपनी जितना ऊपर आपके ऊपर खर्चा कर रही है बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग सिखाने में, वो चीज बस आपको देनी पड़ेगी। बाकी अगर आप ये चीज जानते भी हो तब भी आपके लिए नेगेटिव इंप्रेशन, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में बॉन्ड तोड़ता है दूसरी कंपनी में जाने में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि एक टाइप की नेगेटिविटी इस तरह से बढ़ जाती है कि पर्टिकुलर व्यक्ति एक कंपनी से इतने जल्दी स्विच किया तो मतलब ये इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं ले सकता, या फिर ये हमारी कंपनी को भी ऐसे ही डिच करके भाग जाएगा, जो कि काफी हद तक सही है। बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में बोले तो सारी आईटी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि इतना वर्कलोड होता है, बट मैक्सिमम ऑफ कंपनीज अपने आप को टॉप में रखने के लिए इतना वर्कलोड देती है, तो बॉन्ड तोड़ना इस पॉइंट की भाई किसी की नेसेसिटी ही बन जाती है। सिंस ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि अभी जो साइड था 2020 में एम्प्लॉय वो डोमिनेट कर रहे थे आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि उनके पास स्किल्स थी, कंपनीज के पास एम्प्लॉय नहीं आ पा रहे थे, तो इन लोग बहुत ज्यादा कटिंग एज में थे कि हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं, हम चूज करेंगे कौन सी कंपनी में हमें जॉब करनी है। बट आज की डेट में दिक्कत ये हो गई बेस्ड ऑन द ले ऑफ्स एंड एसेट्रा थे, ज्यादातर पीपल जो है वो जॉबलेस हो चुके हैं या फिर टाइप के अंडर पे जॉब में है, तो वो चाह कर भी इस तरह का एक टाइप का अपनी इच्छा नहीं दे सकते कि आई वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, आई वांट टू वर्क इन दैट कंपनी, क्योंकि कंपनीज के पास ज्यादा अथॉरिटी है कि वो चूज कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को लेना है या नहीं लेना। तो नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द बॉन्ड्स इसी तरह से आती है कि ले ऑफ जैसी सिचुएशन भी बढ़ती है। मेरा सवाल अभी भी यही है कि इतनी सारी चीजें, क्लाइंट की सुपीरियरिटी आज की डेट में आ चुकी है, बॉन्ड्स का इतना ज्यादा इश्यूज आ चुका है, एज वेल एज जो सुपीरियरिटी है ऑफ द मैनेजर वो भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। बट ये एक्चुअली में हुआ क्यों? इसका रीजन सिंपल सा है, दैट इज ओवर सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर। तो 2015 से लेकर 2020 तक बहुत सारे इंजीनियर्स लिख ले, मतलब एवरेज में बोला जाए तो 15 लाख इंजीनियर्स एवरी ईयर पास आउट होते थे। और ये सिर्फ मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जस्ट लाइक MCA BCA जिनका काम भी सेम रहता है, कुछ लोग BSc कंप्यूटर साइंस करते हैं और वो भी इसी डोमेन में आ जाते हैं बेस्ड ऑन द IT इंडस्ट्री। तो इतने सारे लोग, अगर 25 लाख लोग अगर एवरेज में हम मान ले तो हर साल इतने लोग निकलते हैं एज अ इंडस्ट्री। बाकी 15 लाख इंजीनियर्स होते हैं, बट 15 लाख में भी कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हम 7 to 8 लाख इंजीनियर्स है, तो बट तब भी ये नंबर बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से स्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है और इस वजह से कंपनीज के पास इतना ज्यादा नहीं है पोर्शन कि वो इतने सारे लोगों को रख ले, और कंपनी की नीड भी नहीं है क्योंकि इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हुई बेस्ड ऑन AI एंड एसेट्रा थिंग्स। इसी काम को करने के लिए अगर कंपनी को 6 बंदों की जरूरत थी तो वो आज की डेट में 2 बंदों से भी आराम से काम हो जाता है। तो
ऑब्वियसली अभी अथॉरिटी एज किसके पास है, कंपनीज के पास है। कंपनी इस पावर को बहुत अच्छे से यूज कर रही कि वो चाहे तो डोमिनेट कर सकती है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, और जो कर रही है, और एक्सप्लॉयटेशन बोल दो कारण है। लेबर लॉज जो वो इतने ज्यादा वीक नहीं है, लोगों को पता नहीं है, या फिर इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि कोई भी इनको सीरियसली नहीं लेता है बेस्ड ऑन द कंपनी एसेट रहती है, क्योंकि कंपनी के पास एक टाइप की बंच ऑफ आर्मी रहती है ऑफ द लॉयर्स, जो कि काफी आसानी से किसी भी एम्प्लॉय परस्यू करता है उनके ऊपर केस करके, तो वो पूरे तरीके से जो कमिटी है वो उस केस को दबा सकती है या फिर जीत सकती है ना। एक प्रोटेक्शन एक्ट बताता हूँ। एक एम्प्लॉय हो फ्रॉम 9 to 5 जॉब, अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे काम कराना चाह रहा है आफ्टर 5 या फिर ओवर टाइम कराना चाह रहे हैं, तो लॉज के हिसाब से ये बात है कि आप जितना भी काम कर रहे हो, जैसे आपने 6 घंटे की आपकी शिफ्ट है, तो 6 घंटे में आपको डबल पैसा मिल रहा होगा जो भी आपकी सैलरी है। जैसे मान लो अगर आपकी सैलरी पर डे की 1000 और ओवर टाइम के जितने आपकी जॉब है, तो आपको उस पूरे ओवर टाइम के 2000 मिल रहा होगा। ये लॉ में लिखा है, बट नो वन फॉलोज इट। बेसिकली इतनी नीड, इतनी स्कैरसिटी और इतनी चीजें बनाते हुए कंपनीज ने साइकोलॉजी के साथ भी खेला है, जो भी फाउंडर्स हैं एक्सेट्रा थिंग। आपने ये इंटरव्यूज तो बहुत सुना होगा फ्रॉम द नारायण मूर्ति कि आपको 70 आवर्स वर्क करना चाहिए। नाउ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ नारायण मूर्ति, नॉट अ हेटेड एज वेल। इसको मैं डिकोड करना चाह रहा हूँ ये स्टेटमेंट को, कि ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअल में सर आप किसी एम्प्लॉयज को नहीं बोल सकते कि ये चीज कर सकते हो, बट आपकी कंपनी, इसलिए आप 70 आवर्स वर्क कर सकते हो। व्यक्ति को वो कंपनी दे दोगे तो वो भी अपने 70 क्या 80 घंटे भी लगाने को तैयार हो जाएगा। बट एज अ पर्सन जिसकी कंपनी नहीं है या फिर एज ए एम्प्लॉय है, वो मोटिवेशन कभी आएगा ही नहीं। और अगर आपको ऐसा 70 आवर्स वर्क करना है, तो एक टाइप की आप उन्हें शेयर्स दे के देखिए, आपके लिए वो 90 या 100 घंटे भी काम करने को तैयार है। बट इसमें सबसे बड़ी फनी बात मुझे एक और लगी थी, जब ओला के फाउंडर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं 20 घंटे काम करता हूं, एज वेल एज मैं 120 घंटे हफ्ते के काम करता हूं, which is bullshit. Family is very critical in that. So my wife actually, I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. You're Sudha Murthy's dream, yeah? Narayan Murthy's dream rather. Narayan Murthy's. मतलब मेरी क्लॉक के हिसाब से मेरे दिन में होते 24 घंटे, अब आपकी क्लॉक पता नहीं 30 घंटे वाली या 138 घंटे वाली, जिसमें आप 20 घंटे काम कर पा रहे हो। और मुझे डाउट है कि आप कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी से काम कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर लोग इससे एग्री करेंगे 20 घंटे काम करना इज यूजलेस, या फिर आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी नींद और एक्सेट्रा थिंग, खाना पीना, या फिर सर मुझे आपसे दूर रहना पड़ेगा क्योंकि आप अनहाइजीनिक भी बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली साइकोलॉजी के साथ कंपनी ने इस तरह से खेला है कि इस तरह की पॉडकास्ट हो गई या फिर एक्सेट्रा इंटरव्यूज हो गए, जहां पर वर्किंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि आप मेहनत करेंगे या फिर डेडलाइंस को मीट करेंगे। एम्प्लॉयज के अंदर ये डाल देना कि हसल कल्चर इज द बेस्ट। आप हसल करेंगे तो आपकी जो लेट 40s है 30s है ये काम कर रही होगी, बट आप इतना हसल करेंगे, अगर आप खुद से करना चाह रहे हो वेल गुड, बट आप किसी के कहने पे या फिर आपके ब्रेन वॉश करते हुए आपसे कराया जा रहा है, तो आपकी हड्डियां हो गई या फिर आपकी हेल्थ जो हो गई वो इतनी अच्छी वर्किंग ही नहीं कर रही होगी कि आप एंजॉय वाली सिचुएशन में आ सको। इसलिए हसल कल्चर प्रमोट करता है कि आप वर्किंग करें। हसल कल्चर ये प्रमोट नहीं करता कि आप कुछ नया सीखें या फिर कुछ अच्छी चीजें सीखें, जिस वजह से जो कंपनी है वो तो चाहती है कि आप वर्क करें, बट आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है या फिर लर्निंग थिंग्स है वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है। आप खुद पढ़ना नहीं चाहते या फिर कुछ चीजें सीखना नहीं पाते या फिर ग्रो नहीं करना चाहते, क्योंकि हसल कल्चर आपके अंदर ये डाल चुका है कि ठीक है मुझे काम कंप्लीट करना है, नेक्स्ट टास्क आएगा मुझे वो कंप्लीट करना है, नेक्स्ट टास्क आएगा मुझे वो कंप्लीट करना है। आप ये नहीं कर पा रहे कि मैं कुछ नया सीख लेता हूँ या फिर मेरे से ये चीज नहीं आती, इसको मैं कैसे डेवलप कर लूँ या फिर अच्छी चीजें कैसे ले आऊँ अपने अंदर। इनकेस डार्केस्ट रियलिटी बहुत ज्यादा है और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है, बट जब तक सॉल्यूशन इसके बारे में बात नहीं होगी तब तक अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जितने भी सॉल्यूशन है ये मेरे परसेप्टिव में एज वेल एज ये पूरे मेरे ओपिनियन है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा नीड है, या फिर बोला जाए तो एक टाइप की जागरूकता की बहुत ज्यादा नीड है कि लोगों को पता होना चाहिए कि ओके ये वाला लॉ मेरे लिए है और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से इतनी चीजें दी जा रही है, मेरे को ओवर टाइम का डबल पैसा मिलना चाहिए, मुझे ये वर्किंग आवर्स है तो मुझे इतने टाइम ही तक काम करना है, मैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा करूंगा और मैं चीजों को इतना ज्यादा लूंगा। या तो ऐसे अप्रोच रख सकते हो कि आपको काम करना है और अब इसके बाद आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो सकता है वो पर्टिकुलर व्यक्ति 2 घंटे में करके निकल जाए, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि ठीक है यार 6 घंटे का काम इसने 2 घंटे में कर लिया, अब मैं रोक नहीं सकता।
या तो वैसा कर सकते हो कि आप टाइमिंग्स अलॉट कर दो कि ठीक है आप 9 to 5 आई, काम हो या ना हो वो चीज़ नहीं हो सकती। और मेरे हिसाब से ये वाली जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी चाहेंगे फिर वो आराम से एक 9 to 5 जॉब वाले सर्कल ही में आएंगे कि वो जैसे ही 5 बजेगा घड़ी के वो निकलने के लिए दौड़ने लगेंगे। बट ये IT इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फॉर्म्स की ज़रूरत है कि जो टॉक्सिसिटी है on the basis of the work culture, based on the work life balance के culture में, या फिर managers हो गए, clients हो गए, इनको समझने की ज़रूरत है managers and as well as clients को कि they are not your slaves, they are working for it। आप ऐसा नहीं ट्रीट कर सकते just like a slave कि आप उनके ऊपर एक पावर इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हो, चाहे वो अब्यूजिंग वर्ड हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये चीज़ एथिकली गलत है एज वेल एज इट इज अगेंस्ट द लॉस, क्योंकि आप एक टाइप का मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हो उनके साथ। आखिर में बात ये है कि सभी प्रॉब्लम्स को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होता कि आप किसी इंडस्ट्री को ब्लेम कर रहे हो या किसी व्यक्ति को ब्लेम कर रहे हो, बट अपने आप को ब्लेम करने की कई बार जरूरत होती है कि आपको अंदर खुद सेल्फ रिफॉर्म लाना पड़ेगा कि आपका अंदर से खुद मन हो किसी भी काम करने को या किस चीज़ों को सीखने में, क्योंकि ज़्यादातर केसेस यही है कि आप अगर खुद को डेवलप करते रहोगे बेस्ड ऑन द लर्निंग, क्योंकि नेवर एंडिंग प्रोसेस, आप खुद को बढ़ाते जाना पड़ेगा, तब तक आप उस इंडस्ट्री में ग्रो करोगे। और जिस दिन आप अपने आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स पाओगे या फिर ओके आई हैव डन अ लॉट, तो आप वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे, आपका ग्रोथ जो साइकिल है वो एंड हो जाएगा। बाकी एक फैक्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि AI ने काफ़ी जॉब्स को चेंज भी किया है, कि AI की वजह से काफ़ी जॉब्स ऑन द बेस ऑफ द सबसे ज़्यादा IT इंडस्ट्री में खराब हुई है। बट IT इंडस्ट्री में किस तरह से इम्पैक्ट कर दिया, या फिर बोला जाए तो डार्केस्ट रियलिटी ऑफ AI कैसी कि AI ने किस तरह से एक टाइप को डिसरप्ट कर दिया मार्केट को, वो अगर जानना है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि इस वीडियो में एक एक डिटेल हमने डार्केस्ट रियलिटी के बारे में ऑफ AI बात की है। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्ण।